हेलो, नमस्कार दोस्तों, भी सभी को राम राम। जय सरस्वती माता की, सत श्री अकाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे एक कोर्स वैल्यू के चलते फायर सेफ्टी ऑपरेटर के लिए हमें जो खास तौर पर क्राइटेरिया चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, उससे आप डील करते हैं। हम आज थोड़ा बहुत आपको बेसिक क्राइटेरिया बताते हैं अबाउट फायर सेफ्टी, और वो हम आज डील करेंगे इस क्लास में सिर्फ एमसीक्यू बेसिस। और एमसीक्यू बेसिस ही आपको दोनों तरीके से क्या है कवरअप देंगे हम। एक थ्योरी भी होगी, थ्योरी के साथ साथ हम टोटली बेसिक कंसेप्ट देंगे किसका, एमसीक्यू का। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई कि आईएसआई मानकों का निर्धारण किस वर्ष हुआ। आईएसआई क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशंस है, इनके मानकों का जो निर्धारण हुआ है वो आपका किस सन में हुआ है? तो वो कितना आपके पास है, 1970 के अंदर। तो यानी जो हुआ है इन मानकों का निर्धारण वो किस में हुआ है, 1970 में हुआ है। और आईएसआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस है वो आपके पास निर्धारित करता है उन सभी मानकों का जो आप एप्लियंस खरीदते हैं, यानी चाहे वो फायर फाइटिंग सेफ्टी के हों, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, उनके बारे में कौन डिसाइड करती है? आईएसआई करती है। और एक होता है एसआई स्टैंडर्ड, यानी जो एसआई स्टैंडर्ड होता है ये अलग चीज होती है। ये एक मेजरमेंट का सिस्टम, मापन का सिस्टम है, ना कि ये हॉलमार्क है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मार्किंग जो है मानकों का निर्धारण करता है वो होता है आईएसआई। जैसे आप मार्केट से प्रेस खरीदने जाओगे तो आप पूछते हो ना कि आईएसआई मार्क का है क्या। बल्ब खरीदने जाओ तो भी पूछते हो कि आईएसआई मार्क का है क्या। तो यानी उस बल्ब के ऊपर लिखा होता है आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो एसआई जो होता है ये आपके पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म ऐसे लिखनी है आपको, ये होता है आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये। कि जो एसआई सिस्टम होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, ये यूनिट्स के मामले में आता है, विमीय सूत्रों के मामले में आता है। जैसे हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मीटर जो यूज करते होते हैं, टाइम की वैल्यू हम यूज करते होते हैं, करंट की जो यूनिट देते होते हैं, इनका जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो किसके अधीन है? एसआई। और जो भारत में जो हॉलमार्का लगता है एप्लियंस के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो फाइटिंग एक्सटिंग्विशर है, उस पे मार्किंग किसकी होती है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्यूरोज की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि श्रेणी का प्रकार नहीं है? तो यानी अग्नि जो प्रकार बताए थे आपा ने वो हमने कल लिखे थे, जैसे क्लास ए, फिर हमने लिखी थी क्लास बी, फिर हमने लिखी थी क्लास सी, फिर हमने लिखी थी क्लास डी, और फिर हमने लिखी थी क्लास ई। क्लास एफ के भी आगे क्या इस्तेमाल होती है वो हम एक बार नहीं पढ़ते, सिंपल हम बताएंगे ABCD ही के बारे में। तो जो क्लास ए थी वो हमने लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत थ्योरी के मामले में पढ़ा भी था कि जो ए क्लास होती है वो आपके पास किससे डील करती है? जैसे कपड़े की आग है, या आपके पास किसी प्रकार कागज के ढेर की आग है, कागज की आग है, लकड़ी की आग है, ये किसके अधीन आती है? या कोई ढेर है कूड़ा करकट का, उसकी आग है, वो किस में आती है? आपकी क्लास ए में आती है। यानी क्लास ए है जो सामग्री की आग होती है, सामग्री जो साधारण होती है, सामग्री जैसे क्या है, लकड़ी, लकड़ी में आए मटेरियल, फायर बोलते हैं इसे, लकड़ी की हो, या आपके पास कागज की हो, या आपके पास किसकी हो, कपड़े की हो, या कूड़े करकट के ढेर की हो, यानी उपलों की, यानी जो आप कह देते हो कि पशुओं के सॉरी भाई, उपलों की जो आग है। बी श्रेणी में आप कौन सी लोगे? बीज आग अगर आपसे पूछे कि काउ डंग कैक फायर, जो काउ डंग कैक जो होता है उसे कहते हैं आप गोबर की जो उपले होते हैं, थेपड़ी। ठीक है, वो क्या है, फायर अगर पूछे तो वो क्लास ए में आती है। और अगर इसको हमें बुझाना हो तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं कि जैसे मान लो मुझे इस फायर को सेव करना है, फायर एक्सटिंग्विश करना है, तो एक क्लास की जो फायर एक्सटिंग्विश होती है वो कौन से मेथड से होती है? कूलिंग मेथड से। कौन से मेथड से होती है? कूलिंग मेथड से होती है। और कूलिंग मेथड का मतलब होता है पानी मार के, यानी इसमें आप क्या करोगे, पानी फेंक कर बुझा सकते हो। इस आग को क्या कर सकते हो आप? सिंपल पानी फेंक कर बुझाया जा सकता है। यानी हाउ टू बी एक्सटिंग्विश दिस टाइप ऑफ फायर,
दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग बाय ओनली थ्रोइंग द वाटर, यानी सिर्फ हम पानी फेंक कर कौन से मेथड से बुझा सकते हैं, कूलिंग मेथड से, ठीक है। और दूसरा केस आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर बी क्लास की फायर पूछता है कि बी क्लास की फायर कौन सी होती है, तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, तारपीन है, टर्पाइन ऑयल है, ये सारे किसमें आते हैं आपके पास, सामग्री जो ज्वलनशील वाली होती है। तो ज्वलनशील पदार्थ जैसे आपके पास क्या है, पेट्रोल, तो ज्वलनशील पदार्थ आपके क्या आ जाए, पेट्रोल आ जाए, या आपके पास केरोसिन आ जाए, डीजल आ जाए, यानी तेल वाली आग, जो ईंधन तेल है, ईंधन तेल से लगने वाली आग है, वो किसके अंतर्गत आती है, बी क्लास में। तो पेट्रोल है, डीजल है, या केरोसिन है, टर्पाइन ऑयल है, यानी टर्पाइन, तारपीन ऑयल जिसको कहते हैं, टर्पीन ऑयल की जगह आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो, तारपीन ऑयल, ठीक है, तारपीन का तेल है। उसके अलावा जो हम यूज करते हैं तारकोल, तारकोल क्या है, एक लुक, जो क्रूड ऑयल की क्वांटिटी में आता है, तारकोल है। बिटुमिनस है, ये जो फायर होती है ये कौन सी क्लास की होती है, बी। और इसके लिए अगर हमें फायर एक्सटिंग्विशन करना हो तो बी क्लास के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर किसको यूज में लाते हैं, तो इसके लिए एक तो फॉर्म फायर होती है, फॉर्म जो फॉर्मेशन होती है एक्सटिंग्विश करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेन जो क्राइटेरिया होता है वो होता है ऑक्सीजन की कमी करना, यानी उसके लिए चाहे आप जो क्राइटेरिया अपनाएं, और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की क्या करनी होती है, कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, स्मोदरिंग। तो स्मोदरिंग जो फिनोमेना होता है, स्मूदरिंग करना होता है, इसका मतलब है कि उस हिस्से की ऑक्सीजन को रिमूव करना। जैसे मान लो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां मान लो समुद्र में पेट्रोल बिखरा पड़ा और उसके कारण आग लग गई, तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फॉर्म उस पर बिछा दिया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कट। मान लो सिंपल जगह पर है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बंद कमरे के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ना कि ओपन में, ठीक है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्वेशन कब कर सकती है, जब क्या है आपके पास तेल की आग किसी बंद कमरे में हो, जहां से सिर्फ क्या आपकी डोर कंडीशन ऐसी हो जहां से अंदर इंटरनल वे में बाहर लीकेज ना हो, ठीक है। सी टाइप की फायर होती है, ये अति ज्वलनशील गैसों के कारण होती है। ये क्या होती है, अति ज्वलनशील गैस के कारण। तो अति ज्वलनशील जो गैसों के कारण आग लगती है, गैसों के रिसाव के कारण आग, जैसे क्या है, गैसों के रिसाव के कारण जो आग लगती है वो आपके पास कौन सी है, सी टाइप। और अब इसको बुझाने के लिए भी क्या है, हमें कट करना होगा किसको, ऑक्सीजन को, जाहिर सी बात है। लेकिन हम इसमें यूज किसका करेंगे, इसमें किसी प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, जो हम किसको कट करने के लिए करेंगे, ऑक्सीजन को। तो अति ज्वलनशील जो गैसों के रिसाव पर आग लगती है तो उसमें गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी गैस क्राइटेरिया में जो इस गैस के लीकेज की प्रॉपर्टी को क्या करता है, यूज करता है, तो वो गैस कौन सी होती है, हमारी ऑक्सीजन ही होती है, उसे हम कट करना होता है। जैसे सिलेंडर की आग लग जाती है और उसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, सिंपल कपड़ा यूज किया जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, फायर एक्सटिंग्विश कर सकता है। ये तो है सिंपल मेथड। लेकिन अगर बाहर किसी जगह गैस से आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, तो गैस बाहर आ रही है, तो इसी तरीके से क्या है, ऑक्सीजन को क्या करना होगा, एक्सटिंक्ट करना होगा, स्टारवेशन करनी होगी हमें, ठीक है। उसके बाद स्मोदरिंग, स्टारवेशन होता है मटेरियल को हटाना, जो ऊपर वाला केस होता है उसमें मटेरियल को हटाना हो तो उसमें क्या कहते हैं, हम स्टारवेशन कहते हैं। अब बात आती है क्लास डी। डी जो होती है ये होती है क्रियाशील पदार्थों के कारण। ये किसके कारण होती है, क्रियाशील पदार्थों के कारण। तो क्रियाशील जो पदार्थों के कारण आग लगती है, जैसे आपके पास तत्व है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटाशियम इत्यादि। या किसी रासायन से आग लग जाए, जैसे लेबनान में विस्फोट हुआ था, लेकिन वो तो एक विस्फोट था, धमाका था, वो तो त्रासदी हुई थी, डिजास्टर हुआ था, लेकिन वो चीज अलग थी, ये चीजें अलग है। सोडियम के कारण आग लग जाए, लेबोरेटरी में ओपन सोडियम है, आग लग जाती है। या क्या है, मैग्नीशियम आपने जलाया, बड़ा तीव्र जलता है, जैसे अनार चलाए होंगे दिवाली के ऊपर, या क्या है कि किसी की शादी में पटाखे फोड़े होंगे तो जो व्हाइट रंग के छर्रे निकलते हैं, बिल्कुल सफेद रोशनी वाले, तीव्र तेज रोशनी वाले, वो किसके होते हैं, मैग्नीशियम के होते हैं। तो पटाखों में सफेद रंग कौन देता है, सोडियम, और मैग्नीशियम, और पीला रंग कौन देता है, सोडियम। तो ये क्या है, क्रियाशील तत्व है, इनसे अगर आग लग जाए तो रासायनिक विधियों का यूज किया जाता है। फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
रासायनिक विधि का ही इस्तेमाल कर इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि से ही इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल में लिया जा सकता है। ई जो है ये खास है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फायर, यानी इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिक पाथ के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए उससे जो फायर होती है वो कौन सी क्लास होती है, ई क्लास होती है। तो ई क्लास की फायर को अगर एक्सटिंग्विश करना है तो हम एक तो डायरेक्ट सिंपली यूज करते हैं सीटीसी, यानी जिसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या क्या कर सकते हो स्विचेस को बंद करके आप और कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्राई पाउडर वगैरह है, जो छोटी फायर है वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब अगर बड़ी हजार्ड फायर है तब आपके पास एक तरह से ऐसे केमिकल यूज करने होंगे जो आपके नॉन कंडक्ट हैं और जो वहां पे इलेक्ट्रिक फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो उसके लिए कंट्रोल किसको करना होता है, पाथवे कनेक्टिविटी को सबसे पहले कंट्रोल करना होता है। जैसे आप कहते हैं मेन स्विच को क्या कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो रनवे है वो बंद कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इस फायर पे कंट्रोल पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी आपकी क्लास ABCDE, नॉर्मली सी हमने बता दी, बाकी हम इसमें पढ़ेंगे भी। इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी श्रेणी एक प्रकार का नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या है, J एक प्रकार की फायर है नहीं है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये कहता है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत, यानी विद्युत चालित उपकरण, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़नी होगी। फायर जो ऑपरेटर सेफ्टी ऑपरेटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा खास रोल है, एक टॉपिक है उसमें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी फॉर्मेशन प्रिपरेशन कैसे होती है, हाउ टू बी यूज इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स। तो अब विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण करना, नंबर 1 उनको कंस्ट्रक्ट करना, अनुरक्षण करना उनका और मरम्मत करना, ये करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है वो इलेक्ट्रीशियन ही तो कहलाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतकार। मिस्त्री जो होता है हमारे पास चिनाई वाले मिस्त्री होते हैं, ठीक है। लकड़ी का काम करने वाला बंदा कौन होता है आपका, कारपेंटर, ठीक है। और जो लेथ मशीन के ऊपर काम करेगा, जो मैकेनिकल वर्क करेगा ITI के अंदर आपको पता है, उसे हम किस प्रॉपर्टी में या किस प्रकार का मैकेनिक कहते हैं, फिटर, ठीक है। तो फिटर की जो भी प्रॉपर्टी है वो खास तौर पर मैकेनिकली होती है। अब बात आती है कि विद्युत कार्यशाला में अगर आग बुझाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो देखो, आप कभी भी विद्युतशाला में गए हैं, लैब, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट है, वहां पे आपके पास एक तो गैस के सिलेंडर लगे होते हैं जो चैम्बर बने होते हैं, जहां बंद जगह हो तो वहां पे क्या है, किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, CO2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहर रेत से भरी आपने बाल्टियां देखी होगी लाल रंग में, तो इसका मतलब रेत से भरी बाल्टियां इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फायर ओपन में है और करंट पास कर रहा है तो पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप मेन जो स्विचिंग क्राइटेरिया उसे बंद करें और इलेक्ट्रिक पाथवे कंप्लीटली ऑफ है, तब आप किसकी यूज कर सकते हो, पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तब आपके पास ऑप्शन कौन सा बनता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ISI का पूरा नाम क्या है। देखो, मैंने शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका हिंदुस्तान में क्या हुआ था, अनावरण हुआ था। तो ISI क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, अब देखो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, इंटरनेशनल नहीं हो सकता, दो तो गए, तो बचा कौन सा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट विच इज नोन टू बी द ISI। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। तो देखो, शीतल जल बौछार का मतलब होता है कि हमें कूलिंग मेथड अपनाना है। क्या करना है, शीतल जल का मतलब होता है कि शीतल जल का फेंकना कौन सा मेथड कहलाता है आपका, कूलिंग मेथड। कि जब आप शीतल जल फेंकेंगे, ठंडा पानी फेंकेंगे, तो मिट्टी के तेल की आग तो इससे बुझ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप पानी फेंकेंगे तेल क्या वापस ऊपर आएगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या है, कम। तो तेल का जब घनत्व कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, तो इसका मतलब इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रही बात LPG गैस, तो गैस अभी पानी की बौछार कहाँ काम आने वाली है, इसके लिए बिजली के तार वहीं खड़े हो जाओगे अगर पानी फेंक के मारोगे तो। इसलिए बचा कौन सा आपके पास है, कूलिंग जो मेथड है वो आपके पास किसके काम में आता है, जैसे कागज की आग है, लकड़ी की आग है, इन चीजों को हम दो तरीके से कर सकते हैं कंट्रोल। एक तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है सामान को हटाकर,
यानी एक तो कूलिंग मेथड है, इसे कहते हैं शीतलन विधि। इसका मतलब क्या होता है? शीतलन विधि होती है। ठंडा करना, इसका मतलब क्या होता है? ठंडा करना। यानी ठंडा करने की विधि आपकी किस प्रकार की आग को बुझाने में सहायक है? तो ये आपकी क्लास कौन सी है? ए। तो ए क्लास की जो फायर होती है उसके लिए कौन सा मेथड लगता है? कूलिंग मेथड लगता है। दूसरा इसमें क्या यूज कर सकते हो तुम? स्टारवेशन। दूसरा तुम क्या कर सकते हो? स्टारवेशन यूज कर सकते हो। स्टारवेशन का मतलब होता क्या है? सामग्री को हटाना। स्टारवेशन जो मेथड होता है, स्टारवेशन, तो स्टारवेशन जो मेथड है आपका, ये आपकी विधि क्या काम करती है कि जिस जगह आग लगी हुई है तो आग से आगे किसी भी प्रकार का आग को भड़काने वाला पदार्थ हो, उसे अगर आप रास्ते से हटा दें तो हो सकता है आग को बुझाया या कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टारवेशन और कूलिंग मेथड दोनों काम में आ रहे हैं अपने क्लास ए के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है? तो यानी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है, तो देखो शेफर है, सिल्वेस्टर है, मुंह से नाक विधि है। तो मुंह से क्या है? जो नाक विधि है, सिल्वेस्टर विधि है और शेफर विधि है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। रहा कौन इसमें? सचेतक विधि। ये हमारे पास क्या है? कृत्रिम श्वास विधि नहीं है। बाकी तीनों की तीनों क्या है? आपकी कृत्रिम श्वास विधि है। शेफर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बंदा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से इंजर हो चुका है, आग में या इलेक्ट्रिक फायर में इंजर हो चुका है और उसके बैक में क्या आई है? चोट आई है, छाले पड़ गए हैं, तो उसको मुंदा लेटा के, मुंह के बल लेटा के और क्या किया जाता है? उसे श्वास लाने की कोशिश की जाती है। वो विधि होती है शेफर विधि। दूसरी होती है सिल्वेस्टर। एक सिल्वेस्टर स्टाइलस्टर क्या है? एक हीरो भी है जिसकी खास मूवी है इफ यू कैन एस्केप आउट, बहुत तगड़ा है। रैम्बो, रैन, रॉकी, ये कई मूवियां बनाई है उस बंदे ने, काफी फेमस था वो हॉलीवुड के अंदर। तो सिल्वेस्टर क्या है? विधि है। सिल्वेस्टर विधि में क्या किया जाता है? बंदे को सीधा लेटाया जाता है और सिर के बल यूं लेटाया जाता है, यानी जैसे क्या है, हम जैसे सोते हैं डेली लाइफ में वैसे लेटाया जाता है। ये कब होता है? यानी पीठ बल लेटाना, उसका मतलब होता है मुंह के बल लेटाना। अगर आपसे पूछे शेफर विधि में बंदे को कैसे लेटाया जाता है, तो शेफर विधि में क्या है? बंदा जो लेटता है वो आपका मुंह के बल लेटता है। ठीक है, यानी मुख नीचे की ओर, यानी जो मुंह है आपका यूं रहेगा, एक हाथ यूं है और एक यूं, इस तरीके की स्थिति होती है, वो होती है आपकी शेफर विधि। यानी इसमें होता क्या है? जब किसी आग के कारण, इलेक्ट्रिक फायर के कारण जो घाव है या जो छाले हैं वो कहां पे पड़ जाएं? आपके पीठ पर। तो छाले अगर पीठ पर पड़े तो हम कह सकते हैं कि इस विधि के लिए हम कौन सी कृत्रिम श्वास विधि, यानी और जो आपके पास आर्टिफिशियल ब्रेथिंग सिस्टम है, ब्रेथिंग मेथड है, वो लगाएंगे। वो कौन सा लगाएंगे? शेफर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुंह के बल लेटाना। दूसरी है सिल्वेस्टर, इसका मतलब होता है पीठ के बल लेटाना। इसका मतलब क्या है? पीठ के बल लेटाना। इसका मतलब है पीठ के बल लेटाना, और पीठ के बल जब लेटाएंगे तो इसका मतलब है कि जो इंजरी है वो आगे की साइड में, चेस्ट की साइड में। तो चेस्ट की साइड में जब इंजरी होती है तो कौन सी विधि लगती है? सिल्वेस्टर विधि। और तीसरी, तृतीय विधि होती है। तृतीय विधि हम कौन सी लेते हैं? मुंह से नाक विधि और मुंह से मुंह की विधि। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है? तृतीय विधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है निम्नलिखित में दुर्घटना के किस कारण की ओर प्रबंधकों को ध्यान देना चाहिए। इसने क्या कहा है कि हमारे पास जो भी निम्नलिखित में दुर्घटना के किस कारण की ओर प्रबंधकों, यानी मैनेजर जो होते हैं, मैनेज जो करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। कार्य के प्रति गंभीर न होना, औजार का सही प्रयोग न करना, कार्यशाला में समुचित प्रकाश का न होना, सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। देखो, जहां कहीं भी आप काम करते हो, जहां कहीं भी इंडस्ट्री है, वहां पे जब काम किया जाता है किसी वर्कर के द्वारा, तो दुर्घटना से बचाना है। दुर्घटना से बचाने के लिए आपको जहां काम दिया जाता है वहां सेफली आप क्या कर सकें? विजन कर सकें, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज एनी हजार्ड विल टू बी हैपन, यानी उसके अलावा आप किसी भी हजार्ड यानी किसी भी संकट यानी एनी एक्सीडेंट विल बी सफर फॉर यू, यानी कोई भी एक्सीडेंट के द्वारा आप पूरी तरह से एक्सीडेंट हो सकते हो, घटित हो सकते हो, सफर हो सकते हो, आपको उससे गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए उस जगह पर क्या होना अति आवश्यक है?
गंभीर न होना, कार्य के प्रति गंभीर न होना, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2, औजार का सही प्रयोग न करना। भी औजार तो लगभग सिखाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा चौथा है सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। देखो आते ही बंदे को किसी सुरक्षात्मक सावधानी का ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लो तुमने फायर सेफ्टी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तुमने सीखना शुरू किया था, अगर मॉक ड्रिल तुम्हारे कोर्स में हुई नहीं तो तुमने क्या सीखा, जीरो हो तुम, ठीक है। अगर मॉक ड्रिल होगी, यानी आपको नकली परीक्षण दिए जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर के, कि आप कहीं आग लग जाए तो किस प्रकार से आपको क्या उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए एक तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपके पास जो पहली चीज सीखनी है किसी भी कार्यस्थल पर, वो क्या होती है, कार्यस्थल में समुचित प्रकाश का न होना, ठीक है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। कि दुर्घटना इसी कारण से क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मान लो क्या है कि बंदा ऐसी जगह पे क्या है, माचिस जलाकर अपनी सिगरेट पी रहा है और उसी जगह पर एक तरह से ऐसा केमिकल पड़ा है विच इज मोर एक्सप्लोसिव, और वो तिल्ली भी गया उधर ही फेंक देता है। तो वहां पे उसने प्रकाश न होने के कारण कोई भी संकेत लगा हुआ है उसने नहीं देखा, तो ही विल ऑल्सो सफर विद डेथ एंड ऑल्सो विद अनदर गाइज इन दिस इंडस्ट्री विल गोइंग टू बी डेथ और मैक्सिमम हजार्ड प्रॉपर्टी एंड गोइंग टू बी एक्सट्रीम डिजास्टर, यानी एक बहुत बड़ी दुर्घटना के शिकार सारे हो सकते हैं, बड़ी आपदा आ सकती है। क्योंकि आपने सुना है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट की जो आपदा है, डिजास्टर जो हुआ है वो कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। इसी तरीके के वो कारण थे, क्योंकि लोगों को ये पता था कि वो काम कर रहे हैं लेकिन रिसाव हो गया, हो सकता है किसी से इसी प्रकार की कोई गलती हुई हो क्योंकि प्रकाश ना हुआ होगा। अब बात आती है सभी श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1 है CTC अग्निशामक यंत्र, यानी CTC फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, और तीसरा है शोषक पाउडर अग्निशामक, और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो आपके पास वो कहता क्या है कि सभी क्लास की फायर के लिए आप किसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो सभी क्लास की फायर के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, CTC का। किसका यूज कर सकते हो, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ये ज्यादातर क्या है, मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। लेकिन इस पे धीरे धीरे क्या है, बैन होने लग जाएगा। इसका नाम क्या होता है, वैसे पायरीन होता है। मोस्टली क्या है, इसका बंद जैसे किसी जगह में इलेक्ट्रिक फायर लगी हुई है और उसको कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल होता है। इस CTC का नाम क्या होता है, पायरीन होता है। और पायरीन का मतलब हिंदी में पूरा लिखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl4। इसका एक नाम और अन्य नाम हो सकता है टेट्राक्लोरोमीथेन, याद रखना। इसका जो अन्य नाम हो सकता है वो हो सकता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरो जो मीथेन है वो क्या होती है, CTC होती है। इसका मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। हाँ, हर जगह क्या है, ड्राई पाउडर, शुष्क ड्राई पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हर जगह हम CO2 का, CO2 तो वहीं यूज होगी जहां सौदा बंद होगा, याद रखना। CO2 खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड कहाँ यूज होता है, ये भी बड़ी खास चीज है कि सोडा एसिड क्या है, जैसे जनरली अब गेहूं निकालने लगेंगे लोग, तो कहीं गर्मी या लू के अंदर किसी कारण वंश आग लग जाए किसी बाहरी क्षेत्र में या किसी बिल्डिंग में, तो जहां पर पानी फेंकने का जो काम करते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी गैस पानी के साथ घुली होती है, CO2 ही होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर कहोगे जी वहां पे CO2 का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वहां पे पानी का छिड़काव किया जाता है तो एक तरह से उसके चारों ओर कुजन बन जाता है, एक क्या है, फॉर्म बन जाती है किसकी, CO2 की, यानी बादल सा बन जाता है, उस एनवायरमेंट तैयार हो जाता है। और CO2 क्या होती है, भारी होती है। अगर वो ऊपर है तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऊपर, CO2 कहां बैठेगी, नीचे। तो ज्यादा आग के कांटेक्ट में कौन सी गैस जाएगी, CO2 जाएगी। और उसको किस से तैयार किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है। तो हम किससे यूज करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर से। उसके बाद क्या, आगे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या कहता है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या है, 4 तरह के सिंबल होते हैं। आपके पास सिंबल कौन कौन से होते हैं, नंबर एक जो सिंबल लगे होते हैं वो ग्रीन वाले भी होते हैं, सफेद वाले, यानी सर्कल बने होते हैं दो तो सर्कल वाले होते हैं। सर्कल के अंदर कोई भी सिंबल आपका यूज होगा
तो ये कौन सा है? निषेध वाला। कौन सा है? निषेध वाला। निषेध का मतलब इसकी पट्टी क्या होगी? सफेद। दूसरे में क्या है? नीली पट्टी होती है, जैसे सामने लगा हुआ है, इसकी पूरी पट्टी क्या होती है? सफेद होती है और अंदर कोई सिंबल बना होता है। और ये कौन सा होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक। निषेध वाला यानी प्रोहिबिशन वाला। कौन सा होता है? प्रोहिबिशन वाला, यानी निषेध। निषेध चिन्ह बोलते हैं। जैसे इस जगह क्रॉस लग जाए तो आप यहां किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फायर एक्सटिंग्विशन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आग लगने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। दूसरा ब्लू के अंदर क्या है कि जैसे मान लो यूं कर दिया जाता है, तो ये क्या है? मान लीजिए हेलमेट है। ये क्या है? हेलमेट है। और हेलमेट क्या होता है? एक अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। अनिवार्य है तो इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है? सकारात्मक। सकारात्मक है तो यानी कंपल्सरी। सकारात्मक को क्या कह सकते हो आप? कंपल्सरी। तो इसके लिए क्या है? हेलमेट सफेद रंग का होगा, तो आपको ये क्या बताता है? अनिवार्यता बताता है कि इस जगह आपको सुरक्षा कैसे अपनानी है। तीसरा आपके पास सिंबल कैसा हो सकता है? तीसरा सिंबल होता है आयताकार। इसकी पट्टी नीली होती है, याद रखना। पीछे का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? नीला। और तीसरा जो आपके पास सिंबल आता है वो आता है आयताकार। तीसरा जो सिंबल कौन सा आता है? आयताकार। आयताकार जो सिंबल होते हैं ये आपके पास किस पट्टी में होते हैं? इनके अंदर जो कलर होता है वो होता है जी ग्रीन। इनके अंदर जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। और जो हम निर्देशांक देते हैं वो हम किससे देते हैं? फिर सफेद से। इसमें जो निर्देशांक दिए जाएंगे, चिन्ह दिए जाएंगे, वो आपके किससे दिए जाएंगे? सफेद। तो ये आपके पास किस तरह को दर्शाते हैं? तो ये आपके पास सूचना देते हैं। क्या देते हैं? सूचना। यानी दे आर द इनफॉर्मेटिव। दे आर द इनफॉर्मेटिव। तो आपके पास जो आयताकार होते हैं और इनकी पट्टी हरी होती है वो आपके संकेत कैसे होते हैं? सूचना वाले होते हैं, आयताकार होते हैं। और उसके बाद एक सिंबल बचेगा डेंजर, खतरे के निशान वाला। खतरे तो क्या है? त्रिज्या में होते हैं, यानी खतरे वाला आए, यानी जो आपके पास खतरे का चिन्ह आए। खतरे का चिन्ह, तो खतरे का जो चिन्ह होता है नंबर 4, वो कैसा होता है? आपके पास ट्रायंगुलर शेप में होता है, यानी त्रिभुजाकार होता है। और रंग कैसा होता है इसका? पृष्ठ कैसा होता है? इस त्रिभुजाकार का, ट्रायंगल का जो पृष्ठ लिया जाता है वो आपके पास कैसा लिया जाता है? येलो। कैसा लिया जाता है? येलो पृष्ठ लिया जाता है आपके पास। तो यहां पे येलो पृष्ठ होगा इस ट्रायंगल के लिए। और इस येलो पृष्ठ के साथ जो इसमें दर्शाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? तो दर्शाने वाली चीज का रंग कैसा लिया जाता है? काला। दर्शाने वाली चीज का रंग कैसा लिया जाता है? यहाँ पे काला। तो ये पृष्ठ होते हैं आपके सारे, जो आपको एक तरह से हर चीज के बारे में ज्ञान देंगे, हर चीज का आपको संकेत देंगे। तो इसलिए 4 तरह के सिंबल हमने बताए। अब क्वेश्चन क्या है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। पृष्ठभूमि अभी देखो इंफॉर्मेटिव अभी बताया है कि कैसा होता है? आयताकार होता है। और उसकी पट्टी कैसी होती है? हरी होती है। पृष्ठ कैसा होता है? हरा होता है। तो पृष्ठभूमि कैसी होती है? हरी होती है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? ये वाला, सी वाला। अब इनकी आकृति त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में भी मैंने आपको बताया कौन से आते हैं? खतरे के चिन्ह, डेंजरस सिग्नल या डेंजरस सिंबल जो दिए होते हैं वो किस में होते हैं? येलो कलर में। उनकी पृष्ठ येलो कलर की होती है, जो सतह होती है वो येलो, जो दर्शाव होता है वो काले रंग का, और शेप कैसी होती है? त्रिभुजाकार। गोलाकार में, वृत्ताकार में 2 होते हैं, एक निषेधात्मक यानी प्रोहिबिशन, और दूसरे क्या होते हैं? अनिवार्य या सकारात्मक। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों हमारे पास इसी तरीके से। क्या कहता है कि विद्युत टावर या पोल पर कार्य करते समय किसका प्रयोग आवश्यक है? यानी मान लो, जरूरी नहीं है कि विद्युत टावर की बात हो सकता है कि आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं और आपका क्या फर्ज बनता है कि जिस साइड पे किसी भी ऊंचाई पे काम चल रहा हो और वहां से गिरकर व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका सबसे ज्यादा है, तो वहां आपके लिए सबसे बड़ा सेफ्टी क्राइटेरिया क्या होता है? सुरक्षा पेटी। अब देखो, विद्युत टावर शब्द दिया है, कई बंदे सोचेंगे कि विद्युत टावर या पोल पर काम कर रहा है, भाई जरूरी थोड़ी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जब काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी महाराजो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे जैसे कोई एक आधा बंदा ऐसा होगा कहेगा नहीं सर, फर्स्ट एड बॉक्स का माल पानी होना चाहिए वहां पे, ताकि कोई चोट वोट या लग जाए तो बैंडेड वैंडेड लगा लें, क्रीम श्रीम लगा लें हम।
ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऊंचाई के टावर की बात करता है, पोल पर काम कर रहा है अगला, तो इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मस्ट कंपलसरी फॉर द सेफ्टी एट हाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई का कोई भी काम है, पोल पे काम है, टावर पे आप काम कर रहे हो, उनके लिए जरूरी है। अब ये कहता है कि किसकी बात करना चाहता है कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन के पूर्व दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है। सबको पता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बंदे को जो हम अपनी तरफ से एक तरह से उपचार दे सकते हैं वो कौन सा होता है, प्राथमिक उपचार होता है कि भाई सांस सूस नहीं आ रहा तो क्या उसको पंपिंग करो, उसके मुंह से मुंह लगा के क्या उसे सांस दो, मुंह से क्या है नाक को लगाकर सांस दो, यानी उसका नाक और हमारा मुंह, तो यानी मुंह से नाक के दोबारा सांस देना, मुंह से मुंह के दोबारा सांस देना, और या क्या है हमारे पास साल्वेस्टर विधि है या सेफर्ड विधि है। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ दी थी। तो हमारे पास क्या आता है, मनोवैज्ञानिक उपचार नहीं, अनिवार्य उपचार नहीं, शल्य उपचार हम कुछ नहीं करेंगे, शल्य भी चीर फाड़ थोड़ी करोगे तुम। ठीक है, तो इसलिए कौन सा आएगा, ओनली फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड भी आपको सिखाया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों का मतलब। थोड़ी देर पहले ही हमने डिटेलाइज किया है प्यारे बच्चों कि जो नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों के रूप में किस चिन्ह में बने होते हैं। वैसे तो वो वृत्ताकार होते हैं भैया, कि जो नीली पृष्ठभूमि वाले होते हैं वृत्ताकार होते हैं। अब इसकी पृष्ठ कैसी है आपकी, बिल्कुल ब्लूइश है। अब वो कहता है कि ये देगा क्या, देखो निषेधात्मक क्या है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल है और जो सफेद है, वृत्ताकार और सफेद हो, जिसकी सफेद पृष्ठभूमि हो, ठीक है, संकेत सफेद ना हो, संकेत क्या होंगे, लाल रंग में हो सकते हैं, या क्रॉस काले रंग में संकेत होंगे और क्रॉस के सिंबल मिलेंगे, तो वो होते हैं निषेधात्मक। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है। यहां पृष्ठभूमि कैसी है, नीली है, तो चेतावनी वाला भी नहीं हो सकता। चेतावनी का मतलब क्या है, जो आपको खतरे के बारे में बताएगा, डेंजरस सिग्नल होंगे, तो डेंजरस जो सिग्नल होंगे, सिंबल होंगे, वो आपके किस में होंगे, ट्राइंगल में होंगे। सूचनात्मक भी नहीं हो सकते, क्योंकि सूचनात्मक आपने पढ़ा था कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरी होती है। बचा कौन, एक ही अपने पास कंपलसरी जो अनिवार्य या सकारात्मक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात आती है कि कृत्रिम श्वसन की निम्न में से कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। यानी यह कहता है कि कृत्रिम श्वसन की निम्न में से कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। मान लो ये चौथी विधि है, और जो कृत्रिम विधि है इसमें क्या है, बंदे को भैया सांस ही नहीं आ रहा, यानी सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्या करिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले आइए, ठीक है, उसको लगा दीजिए। क्या कर सकती है, ब्रीदिंग विल स्टार्ट इन द प्रोसीड वे वेरी इंस्टेंट, यानी तुरंत प्रारंभ करेंगे। तो शेफर विधि और क्या है, सिल्वेस्टर विधि हमने पढ़ी थी। ये तो भैया लेटालुटू के काम होता है जब इंजर हो जाता है बंदा। और जो लावोर्ड विधि है ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसने कहा है कि कृत्रिम विधि कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है, तो वो कौन सी होती है आपके पास, वो होती है आपके पास लावोर्ड विधि। यानी इसमें क्या है, व्यक्ति जल्दी क्या करता है, उबर के सांस ले सकता है। और वैसे अगर आपके पास कृत्रिम श्वसन की विधि पूछ ले तो आप आंसर क्या लगा के आओगे, सभी लगा के आओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, अब बात आती है अग्निशामक यंत्र के द्वारा किसका छिड़काव किया जा सकता है। यानी फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा क्या क्या छिड़काव कर सकते हो तुम, यानी विच विल बी स्प्रेड बाय फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, यानी स्प्रेडिंग किसकी की जा सकती है। अभी पानी फेंक सकते हो, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, बात सही है इसकी। दूसरा सीटीसी का इस्तेमाल है या CO2 का इस्तेमाल है, गैस का काम कर रहे हो तुम भैया, ठीक है। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो भैया तुम, ठीक है, तो हो गए काम। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्राई पाउडर का ही तो रूप है, तो ये क्या आएंगे आंसर में आपके, सभी आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सभी तरीके हैं जिसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। कागज में लगी आग को बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी ये एक पहले भी आया था ऐसा कि किसका इस्तेमाल कागज की लगी आग को बुझाने में कर सकते हैं। शीतल जल की बौछार, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र और झाग वाले यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके पास कागज की आग है, ये आपको बताया था कौन सी क्लास होती है, ये होती है क्लास ए। क्लास ए में
दो मेथड बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे आपको। एक बताया था मैंने आपको कि आप वहां से सामान हटा सकते हैं, स्टारवेशन कर सकते हैं, खाली करना। दूसरा जो मेथड है वो होता है कूलिंग मेथड। ठीक है, तो दो तरीके थे जो क्लास ए में अच्छे से काम करेंगे। और वो आपके पास किससे लगती है आग? कागज में, लकड़ी में, कपड़े में, या किसी कूड़े करकट के ढेर में। मटेरियल की जो आग होती है, खास तौर पर सॉलिड मटेरियल की आग, ठीक है, धातु को छोड़कर बाकी किसी की आग हो, वो सारी कौन सी होती है? क्लास ए वाली फायर होती है। अब बात आती है कि इसको हम ठंडा करेंगे किससे? पानी की बौछार से। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इसका अक्षेत्र अगर खाली है तो CO2 का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, झाग वाले यंत्र का भी इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूशर है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई इमरजेंसी एरोप्लेन लैंडिंग कर रही है या पेट्रोल की आग लगी है, ऑयल स्पिल की आग हो गई है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? झाग वाले यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। और इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? ए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, अब बात आती है कि ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में निम्न में से कौन सी व्यवस्था कार्यशाला में की जानी चाहिए? यानी इसका मीनिंग क्या है कि ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में, यानी कोई आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और वो इनफ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा जलने के सक्षमता में है, तो आपको कौन सी व्यवस्था कार्यशाला में की जानी चाहिए? तो आप उसको अगर स्टोरेज करते हो, सही से रखते हो, तो आपकी कार्यशाला में कौन सी व्यवस्था निम्नलिखित में से होनी चाहिए? ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया होगा? सेफ्टी का। तो सेफ्टी का जो क्राइटेरिया होगा ज्वलनशील पदार्थ के लिए, वो होगा शीतलित गोदामों में भंडारण, या वातायन रहित व्यवस्था, वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग प्रक्रमों के समीप भंडारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ऐसा केस आता है तो शीतलित गोदामों में भंडारण, ये बात कैसी है? ये अच्छी लगी मुझे। वातायन रहित, वातायन रहित का मतलब होता है कि विदाउट वेंटिलेशन, यानी आपके पास वेंटिलेशन नहीं है, ऐसी जगहों पर आप क्या है? नहीं रख सकते। वेल्डिंग एवं ग्राइंडिंग प्रक्रमों, यानी वेल्डिंग और ग्राइंडिंग कर रहे हो तो आग का सिस्टम तो पहले ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके उस जगह पर आपके आग लगने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। और उस पर प्रेशर भी नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए आपके पास कंडीशन कैसी होनी चाहिए? भंडारण की जगह शीतलन होना चाहिए। तो शीतलित गोदामों में क्या कर सकते हो आप? इन चीजों का भंडारण कर सकते हो। ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कहता है कि सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वसन। अब सिल्वेस्टर विधि भी कृत्रिम विधि है, और इसमें क्या करते हैं? ब्रेथिंग करवाना होता है हमें, आर्टिफिशियल मेथड है हमारा। तो हमने क्या करना है? व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठना चाहिए? जब सिल्वेस्टर विधि होती है, मैंने आपको बताया था, बंदे को क्या किया जाता है? पीठ के बल लेटाया जाता है। और पीठ के बल क्यों लेटाया जाता है? कि हो सकता है व्यक्ति को फ्रंट साइड से कोई चोट लगी हो, आग बुझा रहा था बेचारा और सामने से क्या है? इंजर हो जाए। हो सकता है कि उसका आग बुझाते टाइम दम घुट गया और सामने से वो चोटिल है, तब आप उसे किसके बल लेटाएंगे? पीठ के बल लेटाएंगे। और उसे कौन सी विधि अपनाने को कहेंगे जो उसका सहयोग दे रहा है? वो आपकी सिल्वेस्टर विधि है। अब आप उसके किस अंग की ओर बैठेंगे? तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको किस ओर बैठना है? सिर के पास बैठना है, ताकि आप अच्छे से उसे क्या कर सकें? क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई कर सकें, और कि उसको सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम। क्या कहता है कि सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को उठा दें। अब एक बात आती है कि जब करंट लगता है तो व्यक्ति को क्या लगती है? विद्युत धारा से जब भी झटका लगता है मनुष्य को, तो उसमें व्यक्ति को क्या लगती है? उसमें वोल्टेज लगती है, या उसमें करंट लगता है, या उसमें पावर लगती है, या कोई और चीज लगती है? ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का झटका होता है, जब उस बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उससे लगने वाली कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो मनुष्य को क्या करती है? बार बार मजबूर करती है झटका लेने में, कंपन देने में। तो वो जो झटका है, वो विद्युत झटका इलेक्ट्रिसिटी में किसके कारण होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। यानी उसे बंदे को क्या लगेगी? फ्रीक्वेंसी लगेगी। यानी वो बंदे को क्या लग रही है? आवृत्ति लग रही है। क्या लग रही है? आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति लग रही है। अब बात ये थी, अब बात कहता है कि पीड़ित व्यक्ति को ओढ़ा दें, तो हम क्या ओढ़ा दें? मुंह उघाड़ रख कर कंबल, यानी उसका मुंह खुला रखकर कंबल ओढ़ा दें। मुंह सहित कंबल। अब भाई मुंह सहित अगर कंबल ढक दिया आपने,
तो व्यक्ति क्या है, पीड़ित है बेचारा, विद्युत झटके से लगा, पता नहीं सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें क्या पता, तो दम तो पहले ही घुटा हुआ है उसका, और तुम दम घोट दोगे, इसका मतलब मुंह सहित कंबल वाला काम है, नहीं करना। ठीक है, अब चटाई थोड़ी उड़ाओगे या सूती कपड़ा भी नहीं करोगे, क्योंकि भैया ठंड है, ठंड में सूती कपड़ा काम थोड़ी देगा। तो आपने क्या करना है, मुंह उघाड़ा रख कर क्या करना है, कंबल से उड़ा देना है, कंबल से ढक देना है, ताकि उसको सांस भी सही से आए और क्या हो, वो गर्म रहे, ताकि उसको सर्दी ना लगे, बचा रहे। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों हमारे पास फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।